नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र थी। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात होती है तो दुनिया भर में, देश में नहीं दुनिया भर में, अर्थशास्त्र के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे और भारत को, हमें, हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दशा और दिशा भी दी। उन्होंने 1991 में जब वो राजनीति में भी आए और वित्त मंत्री बना दिए गए, सरप्राइजिंग डिसीजन थी। वो खुद भी इसके लिए तैयार नहीं थे। अब उनके आर्थिक मामलों पर जो पकड़ थी उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, पर वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे 10 साल, 2004 से 2014। और जो मीडिया, हम लोग 2010-11 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में कसीदे पढ़ते थे, सिंह इज किंग, वो प्रोमोस चलते थे कि दुनिया झुक रही है, बराक ओबामा उनको गुरु मान रहे हैं, कह रहे हैं जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तारीफों के पुल बनते थे, लेकिन सत्ता के आखिरी साल आते आते भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे लगे, एक के बाद एक घोटालों का तथाकथित खुलासा हो रहा था और मनमोहन सिंह, सिंह इज किंग, मौन मोहन बन गए। लोगों के मन में उनकी वो छवि, अरे भाई ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, इतने कमजोर, बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं पाते, बिल फाड़े जा रहे हैं जो उनकी सरकार लेकर आ रही है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए देश को? ये सवाल हो गए थे। और प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तब उन्होंने कहा था, मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्षी दलों की तुलना में अधिक दयालु होगा। हिस्ट्री विल ट्रीट मी काइंडली। आज इतिहास उन्हें कैसे याद कर रहा है? निष्पक्ष विवेचना और विश्लेषण हम करेंगे। आप भी अपनी राय, क्या समझते थे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, और 10 साल पहले के और आज जब वो हमारे बीच नहीं है, कुछ बदलाव भी आया, कुछ और समझ में आया कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री, और अपने सवाल भी भेजिए। 7:05 से लगातार 1 घंटे हम श्रद्धांजलि भी देंगे, चर्चा भी करेंगे। देश कहाँ था, कहाँ आया है, कहाँ कमजोरी थी और कहाँ मजबूती दिखाई, और कहाँ उनके शब्द प्रॉफिटिक, ऐसी बातें कही जो बाद में सही साबित होती दिखाई दी। नोटबंदी को लेकर कि अर्थव्यवस्था गच्चा खाएगी, वो खाई, आज भी नहीं संभले। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। कल उन्होंने अंतिम सांस ली, 92 साल की उनकी उम्र थी। और उनका दरअसल जो जीवन है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये हमारी एक परंपरा है, ये सभ्यता का तकाजा भी माना जाता है, जब कोई दुनिया छोड़कर चला जाए, दिवंगत आत्मा के बारे में हम भूरी भूरी अच्छी अच्छी बातें ही ज्यादा करते दिखाई देते हैं। लेकिन दरअसल मनमोहन सिंह के जीवन पर आप नजर डालें तो संघर्षों से भरपूर कहानी थी। गरीब परिवार में पैदा हुए, 14 साल की उम्र थी, देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान में गांव था, वहां सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए अमृतसर। ऐसा नहीं कि वहां भी कोई बहुत बड़ी हवेलियां थी या विरासत मिली थी, घर में बिजली भी नहीं थी। अमृतसर में आकर रहने लगे, यहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर बीए और एमए, हर इम्तिहान में टॉप किया, टॉप। गरीबी में पले बढ़े, बिजली नहीं थी जैसा मैंने बताया, लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा करते थे, किताबें मांग मांग कर।
पर संघर्ष की कहानियों को भुनाया नहीं कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, बल्कि दुनिया को, देशवासियों को, आने वाली नस्लों को यह बताया कि पढ़ाई, शिक्षा में कितनी ताकत होती है। शिक्षा के बल पर ही उन्होंने अपनी जिंदगी में वो हासिल किया, बहुत ही कम लोग हासिल कर पाए हैं भारत में। वो राजनेता नहीं थे, उन्होंने आईएएस का, यूपीएससी का कोई इम्तिहान कभी दिया नहीं, पर वो आरबीआई के गवर्नर भी बने 2 साल 4 महीने के लिए, प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी थे 2.5 साल, यूजीसी के चेयरमैन थे 3 महीने के लिए, आर्थिक सलाहकार थे 4 साल के लिए, और फिर 1991 में आउट ऑफ नोवेयर एक अल्पमत की सरकार के मुखिया सदर पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाने का फैसला किया। और जब वो वित्त मंत्री बने तो 1991 में पहली जो उन्होंने अपनी स्पीच दी, अपने अभिभाषण में, उन्होंने फ्रांसीसी लेखक हैं, मशहूर लेखक विक्टर ह्यूगो, और ये लाइनें आपने बहुत सुनी होंगी, आजकल फिल्मों में भी इस्तेमाल होती दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा, जो विक्टर ह्यूगो ने कोट किया था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। और उन्होंने हुंकार भरी, ताल ठोकी 24 जुलाई 1991 को संसद में बजट पर अपने पहले भाषण में, पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले, भारत अब जाग गया है, हम इन हालातों से उबरेंगे, हम जीतेंगे। हालत ये हो गई थी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व 6 अरब डॉलर पर आकर सिमट गया था। 2 हफ्ते से ज्यादा जो चीजें हम आयात कर रहे थे और उसी पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर थी, पैसे देने लायक नहीं थे, कुड़की हो जाती देश की। वहां से ऐसा संबल दिया, ऐसा संभाला अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह ने कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं। हम ताल ठोकते हैं 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, सबसे तेजी से बढ़ रही विकास दर की, 8.5% का विकास दर दिया 10 साल तक एवरेज मनमोहन सिंह ने। और जो आप, मैं देश की समृद्धि, खुशहाली, विकास का जो लाभ ले रहे हैं, द गेन्स, उसके जनक, उसके पिता, रचयिता डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। फिर वो आउट ऑफ नोवेयर जैसे वित्त मंत्री बने 2004 में, प्रधानमंत्री बना दिए गए। 1991 से और कल अंतिम सांसें ली, वो लगातार राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के सदस्य रहे। प्रधानमंत्री भी जब बने और 2009 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, तो वो ऐसे कोई करिश्माई या लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय नेता हों, वो नहीं थे। आलम तो ये कि जिस शख्स को अपना मीडिया एडवाइजर बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, संजय बारू को, मीडिया एडवाइजर का पद छोड़ने के बाद किताब लिख दी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और वो आखिरी सालों में जो छवि बनने लगी मनमोहन सिंह की कि ये तो मनमोहन सिंह हैं, उसमें और छौंक लगाती हुई दिखी है किताब। दस साल का अगर हम निष्पक्ष विश्लेषण करें तो कुछ चीजें ऐसी की जिसका स्वाद, जिसका जायका आज तक आप, मैं, हम सब उठा रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना अधिकार, अब तो उसमें थोड़ी बहुत बंदिशें भी लगती दिख रही हैं,
लेकिन आम आदमी को जितना सशक्त राइट टू इंफॉर्मेशन ने किया, सूचना अधिकार ने किया, शायद ही कुछ करे। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रूरल हेल्थ मिशन, मनरेगा, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी। 2008 में 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों का माफ किया गया बिना किसी शर्त। वो मनमोहन सिंह ने किया। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील, परमाणु समझौता, सरकार को दांव पर लगाने को तैयार हो गए मनमोहन सिंह। और भारत अमेरिका दोस्ती का एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया कि आज भी अमेरिका उनकी शान में कसीदे पढ़ते दिखाई देता है। बराक ओबामा तो उन्हें गुरु मानते थे, झुककर सलाम करते थे और कहते थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है, ध्यान से सुनती है। राइट टू फूड एक्ट, कोई भूखा ना जाए, राइट टू एजुकेशन, आधार कार्ड, ये तमाम चीजें देने वाला कौन था? 91 से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह कहने लगे थे, द फ्यूचर जनरेशंस विल जज अस नॉट बाय द नंबर ऑफ कार्स वी ओन। आने वाली नस्लें हमें कितनी कारें हैं हमारे पास, उससे हमारा आकलन नहीं करेगी, और द साइज ऑफ आवर हाउसेज, या कितने बड़े मकानों में रह रहे हैं, बट बाय द नंबर ऑफ पीपल वी हैव मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी रेखा से कितने लोगों को ऊपर लेकर आए। पर आखिरी कुछ सालों में महंगाई की मार पड़ी, भ्रष्टाचार, घोटाले दर घोटाले, और राहुल गांधी तो सरकार जो एक बिल लेकर आ रही थी सजा याफ्ता राजनेताओं को चुनाव से प्रतिबंधित करने की, उसे फाड़ते भी दिखाई दिए। और क्या मनमोहन सिंह की रेपुटेशन भी, उसकी धज्जियां उड़ गई। वो मनमोहन सिंह जो पत्रकारों से सीधे सवाल जवाब करने को तैयार होते थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किसी सवाल का जवाब देने में वो पीछे नहीं हटते थे। संसद में उन्होंने कहा 27 अगस्त 2012 को, जब बहुत सारे आरोप उनमें घिरने लगे थे, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो मनमोहन सिंह देश फ्रजाइल 5 में भी आया 2014 में, इस बात को नजरअंदाज, हम कोई भी कड़वी बात यहां नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता से बेदखल होने के बाद 2016 में नोटबंदी आई तो मनमोहन सिंह ने कहा अर्थव्यवस्था 2% से ज्यादा का गच्चा खाएगी। Those who say it is good in the long run should recall the quote, in the long run we all are dead. The Prime Minister said to wait for 50 days. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 50 दिनों का इंतजार कीजिए, but for poor people even 50 days can be detrimental. ये भी नुकसानदेह हो सकते हैं. My own view is that GDP growth can fall by 2%. मेरा खुद का आकलन, अनुमान यह है 2% की गिरावट आएगी विकास दर में, और वो आई। तो अब इतिहास कैसे याद करेगा मनमोहन सिंह को, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ताकि चर्चा केंद्रित रहे, वो आपके सामने आ रहा है। मनमोहन का योगदान, इतिहास करेगा गुणगान, और मौन नहीं मनमोहन सिंह, सिंह रहेंगे किंग। सही मायने में, बिल्कुल अर्श से, फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच सकता है कोई आदमी भारत में, जीती जागती मिसाल थे मनमोहन सिंह। चर्चा में मेरे साथ आज दिग्गज, राजनीतिक दिग्गज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ केसी त्यागी हैं, लोकसभा राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव भी हैं, लेकिन खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुशील कुमार शिंदे साहब। किसी परिचय के मोहताज नहीं, देश के गृह मंत्री रहे, मनमोहन सिंह की कैबिनेट में अहम हिस्सा थे, और नजदीकी से देखा मनमोहन सिंह को।
ऐसे में सुशील कुमार शिंदे जी, जो मनमोहन सिंह ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि समकालीन मीडिया, हमारे बारे में भी कहा था, और संसद में विपक्षी दलों की तुलना में मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। इतिहास दयालु होगा। सुशील कुमार शिंदे जी, सवाल आपसे है। हाँ बोलिए। जो उनकी एक दिल्ली तमन्ना थी 2014 में बतौर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते वक्त, जो एक बात कही थी कि भाई समकालीन मीडिया और जो ये संसद में विपक्ष है वो मेरा आकलन जिस तरह से कर रहे हैं उससे बेहतर और ज्यादा दयालु आकलन इतिहास करेगा, वो होता दिख रहा है आपको? ये बात सही है। जो भी एनालिसिस आपने बताया गया 10 मिनट में, और ये सब 10 साल में उन्होंने कितना अपमान सहन किया, कितनी टीका टिप्पणी सहन की, लेकिन वो चुपचाप बैठे। और चुपचाप इसलिए बैठे कि उसमें कोई तथ्य नहीं था। और उन्होंने जो आज जो बातें उभर आ रही है, तो इससे वो मालूम होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीति, उनका विचार, उनका कितना सही था और अगले आने वाले पीढ़ी को कितना लाभदायक होगा, आज दिख पड़ रहा है। कई बार खामोश रहना और बहुत ही सरल लहजे में कम शब्दों में बात कहना कमजोरी की निशानी मान ली जाती है क्या? वो उस दौर में थे, उस वक्त वो दौर चाह रहा था कोई बढ़ चढ़कर ताल ठोकता हुआ दिखाई दे। उस वक्त ये लोग बोलते थे ये कुछ बोलते नहीं है और कुछ टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ये आज प्रूव हो गया देश में कि नहीं बोलना ये सही था। नहीं बोलना सही था। सही था। पर कुछ चीजों पे अगर वो बोलते शिंदे साहब तो क्या बेहतर होता कि बिल आप लेकर आ रहे हैं, बिल भी थोड़े फाड़े जा रहे हैं, उनकी बातों की अनदेखी, उसमें उनका शांत रहना और उनका ये कह देना हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। वो आबरू रखने, इज्जत औरों की बचाने के चलते जो चुप रह गए, अपना ही वो खुद ही विष पीते दिखाई दिए, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा क्या उनको भी और कांग्रेस पार्टी को भी? लेकिन वो उस वक्त जो हो गया, लेकिन अभी जिस तरह से राहुल जी भी उनके साथ बर्ताव किया उन्होंने, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा टेंशन में कुछ बातें निकल जाती है, लेकिन ये शांत रहने से इमेज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बढ़ी और उनको भी, और एक समाज में एक नया इतिहास पैदा हो गया कि सुमसाम रहने से कुछ आगे फायदा होता है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील कुमार शिंदे, आपने बहुत अहम मुद्दे पर कीमती वक्त भी निकाला और ये बातें हमसे साझा की। अब एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शाहिद मलिक साहब, और ये उच्चायुक्त, पाकिस्तान के उच्चायुक्त भारत में रहे, लंबे समय तक उच्चायुक्त रहने का श्रेय भी शाहिद मलिक साहब को जाता है। और शाहिद मलिक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैंने शुरुआती जानकारी दर्शकों के साथ साझा की, 14 साल की उम्र तक तो वो दरअसल तब तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश नहीं हुए थे, उनका तो बचपन
टीनेज तक की उम्र उन्होंने पाकिस्तान में ही बिताई। तो अब वो आज जब हमारे बीच नहीं है, पाकिस्तान में शाहिद मलिक साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसे याद किया जा रहा है? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया एक ऐसे मौके पे when we are condoling the death of a great son of the soil of India. और my condolences to the family, to the country for having lost such a person, जिनकी पाकिस्तान में भी बहुत इज्जत अफजाई हुई है हमेशा से। He was known to be one of the finest that we interacted with in India. मेरा यहाँ पे उनसे 2 दफ़ा I had the distinction of serving twice in India, once as acting High Commissioner and Deputy High Commissioner शुरू 90s में, उसके बाद में 2007 के बाद जब मैं हाई कमिश्नर होके आया। दोनों मौक़ों पे, पहले मौके पे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब उनको नरसिम्हा राव जी ने अपनी कैबिनेट में एज फाइनेंस मिनिस्टर इंडक्ट किया, एंड ही टीम्ड अप ब्रिलियंटली विद मिस्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, आपको याद होगा उनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे। और जो उन्होंने शुरुआत उस वक़्त और जो उन्होंने फाउंडेशन बनाई इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसके जो समरात हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो आज तक हम सब देख रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के सही मायने में सरदार थे। जी, आपने क्या कहा? सॉरी, आई मिस्ड इट। मैंने कहा कि वो अर्थशास्त्र के सही मायने में सरदार थे। जी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बिल्कुल सही कहा। और मेरा उनसे ही वाज वेरी ग्रेशियस टुवर्ड्स मी, और बड़े अच्छे तरीके से हमेशा मुझे छोटा समझ के, मुझे अपना एक खैर ख्वाह समझ के मुझे ट्रीट करते थे। पर ये जो गर्मजोशी का जो जिक्र कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट शाहिद साहब, 2007 में आप आए, 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला भी हुआ, जिसके बारे में भारत ये मानता है कि भाई वो पाकिस्तान से उसकी पैदाइश हुई, उसकी सारी रणनीति प्लानिंग वहां से हुई। तो वो वक्त बहुत मुश्किल रहा होगा आप दोनों के बीच, और भारत में भी, क्योंकि इमोशंस वर रनिंग हाई। जी, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज मैं आपके देखने वालों को याद करा दूं कि मुंबई टेरर अटैक्स के बाद जो चंद महीने थे, 8-10 महीने, वो बड़े कठिन थे दोनों तरफ। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सगैसिटी देखिए कि उन्होंने फिर एग्री किया, हम लोगों ने बात की, शर्म अल शेख में हम मिले नैम समिट के दौरान, जबकि मुंबई टेरर अटैक्स हो चुके थे, और फिर वहाँ से दोबारा शुरू किया दोनों साइड्स ने मिलकर। हालांकि नैम समिट के मौके पे मिल रहे थे शर्म अल शेख में, इजिप्ट में, दोनों साइड्स बैठे और उन्होंने सोचा कि नहीं, इस तरह आपस में दो मुल्क जो हैं, जो देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, इस तरह ताल्लुकात ख़त्म करके नहीं बैठ सकते। और फिर एक कॉम्पोजिट डायलॉग जो बीच में ख़त्म हो गया था, मुनक़ता हो गया था, वो दोबारा शुरू हुआ। पर वो अब फिर से खत्म हो चुका है, हालात और वक्त फिर बदले हैं। और देखिए, ये मैं राजनीति और राजनीतिक पहलू में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अभी तो मुश्किल एक दौर चला हुआ है, बातचीत बंद है, तल्खी भी है। बहुत से लोगों को, मेरे भी दर्शकों को वो एतराज़ हो रहा होगा कि मैं आपके साथ बात क्यों कर रहा हूँ, पर यहाँ बातचीत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कॉमन रूट्स हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और ऐसे में यू आर अ प्राउड लाहौरी सर। मुझे आशीष ने आज बताया, मुझे 1 मिनट सुनिएगा सर प्लीज, मैं एक चीज आप प्राउड लाहौरी हैं, और उस्ताद दामन वहाँ के जो मशहूर शायर हैं, थोड़ा मैंने उन्हें पढ़ा और विनोद दुआ ने बताया था मुझे उनके बारे में। तो उनका जो एक फेमस शेर है, तुहाडे अखियां दी लालियां दसदियां, रोए तुसी भी हो, रोए असा भी हाँ। तो आज आंखें कुछ नम हैं। मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, पर मर्म आप समझ गए होंगे उस्ताद दामन जो कह रहे हैं। वो आंखें नम हैं। बहुत अच्छी है। उस पाए की नहीं है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की पंजाबी थी, ना मेरी उस पाए की है, ना इजाजत दीजिए कहने की आपकी उस पाए की है। और जो आपने उस्ताद दामन का शेर पढ़ा, मैं आपको आज एक बता दूं हिस्टोरिकल फैक्ट। जब हम शर्म अल शेख में मिले, दोनों वजीर आजम आए, यूसुफ रजा गिलानी, मनमोहन सिंह साहब, तो इन्होंने शुरू ही एक शेर से की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उन्होंने कहा, वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो कहने लगे देखिए हमें अपने दोनों मुल्कों को सदियों की सजा नहीं गुजारनी चाहिए। ठीक है, जो हो गया मुंबई में हो गया, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, लेकिन हमने वो दौर भी देखा है जो उन्होंने कहा तारीख की आंखों ने, कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हमारी जो ये थी ये सदियां जो चलिए हैं वो तो उसमें अब दोनों देखते मुल्क। हैं राजनीतिक जो हमारे लोग हैं वो किस तरह से इस राब्ता को कायम करते हैं, या तलखी ये बनी रहेगी, अलग अलग मैं आपको इसमें बताता बातें। चलूं, बहुत एक बहुत बड़ी शुक्रिया शाहिद मलिक साहब। अभी बहुत सारे लोग हैं, पर आपने शेर की बात की तो केसी त्यागी साहब थोड़ा सा आजकल के संसद पर भी आ जाते हैं। और जो आचरण, मतभेद हमेशा रहे पर मतभेद में तब्दील नहीं हुए, और जुम्मा जुम्मा 12-13 साल पहले की बात वो मैं दर्शकों के सामने पहले पेश कर दूं और फिर आपसे और योगेंद्र यादव से भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं। संसद में जब आपस में कुछ ऐतराज होते थे और एक दूसरे को घेरा जाता था, कैसे घेराबंदी होती थी और मनमोहन सिंह कैसे जवाब देते थे, उसकी एक बानगी देखिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रेज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मुश्किल हो जाता है केसी त्यागी साहब ये समझना और इस बात को इंटरनलाइज करना कि अरे कुछ दिनों पहले तक संसद में ऐसी भी चर्चाएं होती थी, बात कह भी दी जाती थी, हमला भी बड़ा तीखा होता था और जवाब भी मिल जाता था और तालियां भी हो जाती थी और थोड़ी हंसी टिटोली भी। संदीप जी, इतिहास मनमोहन सिंह जी को एक सज्जन, भद्र पुरुष, ईमानदार और सादगी से भरे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेगा। और जो दिवंगत हो जाते हैं आमतौर पर उनकी आलोचना करने का रिवाज नहीं रहा है, लेकिन अब तो गड़े मुर्दे बहुत उखाड़े जब जाते हैं तो मैं भी कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी उसके समाजवादी भी और साम्यवादी भी, और जो कुछ लिबरल कांग्रेसी थे वो भी उनके पक्षधर नहीं थे। 1957 में जो कांग्रेस पार्टी का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रस्ताव रखा था, मनमोहन सिंह जी की सारी नीतियां उसके खिलाफ थी, चाहे वो उदारीकरण हो, चाहे निजीकरण हो या वैश्वीकरण हो, चाहे राष्ट्रीयकरण हो बैंकों का, चाहे पब्लिक सेक्टर का बढ़ावा हो। मनमोहन सिंह जी ने सबका उलट किया। अब तक तो कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों को करना है इस चीज़ का विश्लेषण कि नेहरू और इंदिरा करेक्ट थे या डॉक्टर मनमोहन सिंह करेक्ट थे। लेकिन नहीं, इसमें एक चीज नहीं और हमें विश्लेषण करना चाहिए, ये सिर्फ कसीदे पढ़ के और बात खत्म नहीं करनी चाहिए। पर क्या इस बात को आप इनकार कर सकते हैं कि जहां हमारे पास 6 अरब डॉलर का ही फॉरेक्स रह गया था, मतलब कुड़की होने के कगार पर था देश, और दरवाजे जो खोले गए उसके बाद वो हिंदू ग्रोथ रेट 2-2.5% पर जो अर्थव्यवस्था विकास करती थी वो 8-8.5 पर गई। क्या इस बात को नजरअंदाज कर दें केसी त्यागी साहब? उस पर भी मैं आता हूं। सूचना के अधिकार जो मिला उसकी पारदर्शिता का मैं समर्थक हूं। मनरेगा को मैं हजार बार सलाम करता हूं। परमाणु जो समझौता हुआ भारत अमेरिका का, उस पर सब लोगों की अलग अलग राय है। और सबसे बड़ी तारीफ मैं करना चाहता हूं कि 3% के आसपास जो हमारी जीडीपी थी
उसको 10% तक ले जाने का काम भी मनमोहन सिंह के समय में हुआ। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2008 में जो वर्ल्ड वाइड मंदी हुई थी, उससे निकाला, जिसमें अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंक था लेमन्स ब्रदर, वो तक बर्बाद हो गया था। उससे भी उन्होंने बचाने का काम किया, शिक्षा का अधिकार दिया। लेकिन इस उदारीकरण से और निजीकरण से समृद्धि के कुछ टापू पैदा हुए संदीप जी, और गरीब और अमीर के बीच में बहुत दूरी बढ़ गई जितनी कभी नहीं थी। नंबर 3, वो जो दूरी है, नहीं मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगा, वो जो दूरी है वो बढ़ी 2014 के बाद या वो 2004 से 2014 के बीच बढ़ी? नहीं, 91 के बाद ही बढ़नी शुरू हुई, जब ये समाचार पत्र लिखने लगे कि देश में इस साल खरबपतियों की इतनी संख्या है। भारत जो है, जो दुनिया के अरबपति खरबपति हैं, उसमें 2, 3, 4 हमारे भी जुड़ गए हैं। लेकिन जो सामान्य जन था, जो मामूली आदमी था, उसकी जिंदगी में तकलीफों का सिलसिला कम नहीं हुआ। जो 10 साल का शासनकाल था मनमोहन सिंह जी का, उस समय वामपंथी, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के 5 बार भारत बंद कराया था उनकी नीतियों के खिलाफ। और किसान संकट जितना विकट 1991 के बाद हुआ, इतनी आत्महत्याएं देश में पिछले 50 साल में नहीं हुई जितनी उनके शासन काल में हुई। 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज भी माफी हुई और प्राइवेटाइजेशन है। उसके बाद भी 6 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। उसके बाद भी कर्ज फेर हो गया लोगों पर, वो सिलसिला तो बंद नहीं हुआ। 55 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पर 2014 में। आज की तारीख में 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो गया है। पर यहां पर एक मिनट, केसी त्यागी साहब, यहां पर कंपैरिजन नहीं, हम दरअसल एक तटस्थ विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब बात होती है तो 2011 से 14 में उनकी खामोशी और एक के बाद एक खुलासे और भ्रष्टाचार की खबरें आना, वो दरअसल उनके स्वर्णिम उससे पहले के युग पर काला धब्बा छोड़ गया क्या योगेंद्र यादव? दीप भाई, शुरुआत मुझे कह के करनी चाहिए कि आज इस देश ने एक बहुत बड़ा सरदार खो दिया। और यहाँ सरदार से मेरा आशय केवल सिख से नहीं है। सरदार मने एक नेता, एक ऐसा व्यक्ति जिसको देश देखे, सर उठा के देखे, ऐसा व्यक्ति इस देश ने खो दिया है। एक मिनट के लिए योगेंद्र आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि मिलिंद देवड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युवा चेहरा थे ये मनमोहन सिंह कैबिनेट के, और मिलिंद, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अब ना होना, आप उनको किस तरह से याद करते हैं? एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ मेंटर, या एक गुरु के तौर पर? जब आपको मंत्रालय में लिया, उन्होंने क्या बोला था आपको? पहली वो मीटिंग जो आपके साथ की बतौर प्रधानमंत्री, एक मंत्री से जब वो बात कर रहे थे, क्या बात हुई थी? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे आपके शो पे बुलाया था। मेरा बहुत ही सौभाग्य था कि एक प्रकार से कि मैं डॉक्टर मनमोहन देवरा जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बहुत ही एक गहरा पारिवारिक संबंध था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, मुंबई में रहते थे उस वक्त, और मेरे स्टडीज से लेकर कुछ ही समय तक मैं हमेशा हर इशू को लेकर व्यक्तिगत सलाह लेने के लिए, राजनीतिक, प्रोफेशनल, सार्वजनिक काम के बारे में जब मैं उनसे सलाह लेता था, मुझे उनसे मिलने का, उनकी एडवाइस लेने का, प्राप्त करने का बहुत हमेशा एक प्रकार से सौभाग्य एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता था। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात गर्व से कह सकता हूं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे। उनमें कभी भी मैंने असुरक्षा या अहम की भावना नहीं देखी। जब मैं कभी कभी उनके पास सलाह मांगने जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उल्टा मुझसे एडवाइस लेते थे कि आप नौजवान हैं, नौजवान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं,
उनकी क्या राय है। ये एक समस्या हमारे सामने, एक आर्थिक समस्या है, एक राजनीतिक समस्या है। हमें इससे किस प्रकार से इसका सामना करना चाहिए, इसकी मुकाबले उनकी जो विचारधारा और विचार थी बहुत ही परिवर्तनशील थी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर थे। और जब मैं आईटी मिनिस्टर था, मुझे याद है जब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान पर चर्चा हो रही थी, उस समय पासपोर्ट सेवा के अंदर एक प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया था, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स हमने इम्प्लीमेंट किया था। और जब चर्चा हो रही थी इंटर ऑपरेटेबिलिटी के बारे में, अन्य मंत्रालयों को हमें जोड़ना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अलग अलग राज्य सरकार को भी जोड़ना था। उस समय एक टेक्निकल बात हमारे सामने आई थी, उसमें कई अधिकार शामिल थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल साफ कहा था कि मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन मिलिंद एक नौजवान है, एक मंत्री है हमारे सरकार में, उनके पास ज्यादा नॉलेज होगा इस सब्जेक्ट को लेकर। आई डिफर द डिसीजन टू हिम। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये चीजें बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद। और ये आपने जो साझा की है, इतना बड़ा आदमी एक युवा प्रतिभा के साथ मुखातिब है, उसे मंत्री बनाया है कि भाई वो ज्यादा जानते होंगे, उनसे सुनने को तैयार, उनके विचार सुनने को तैयार। यहां पर कोई थोपा थापी का काम नहीं था। और इसीलिए योगेंद्र, आप अगर अपनी बात जारी रखें, मनमोहन सिंह सही मायने में सरदार थे। जी, मैंने कहा सरदार इस मायने में सिर्फ नहीं कि वो सिख थे, बल्कि जो सरदार का गहरा अर्थ है उस मायने में इस देश ने एक सरदार खो दिया है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन, हम कोई राजनीति का खिलाड़ी हो सार्वजनिक जीवन में, हम तीन तरह से, एक मूल्यांकन तब होता है जब वो पारी खेल रहा होता है, अरे ये बॉल ऐसे क्यों खेली, अरे क्यों छोड़ दी, अरे बाहर बल्ला क्यों घुमाया इत्यादि, ये सब चलता रहता है उस वक्त। तो दूसरा वो जब वो अपनी लंबी पारी खेल के वापस पेविलियन की तरफ आ रहा होता है। और तीसरा मूल्यांकन तब होता है जब टेस्ट मैच खत्म हो चुका होता है, सीरीज खत्म हो चुकी होती है, जब आप बाद में देख रहे होते हैं। आज हम दूसरे किस्म का मूल्यांकन कर रहे हैं, जब एक प्लेयर अपनी लंबी पारी खेल के इस दुनिया से बाहर गया है। मैं समझता हूं कि उनके तीन तरह के गुणों को हमें सोचना चाहिए। एक जो व्यक्तिगत गुण है जिनका त्यागी जी ने जिक्र किया, और वो हर व्यक्ति जो मनमोहन सिंह जी को जानता था वो ये बातें तो हमेशा कहता था, सज्जनता, उनकी ह्यूमिलिटी, किसी किस्म का कोई अहंकार नहीं, और व्यक्तिगत ईमानदारी। जो व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए के फैसले ले रहा था, वो अपनी मारुति 800 चुपचाप चला के जाया करता था। और पूरे राजनीतिक दौर में व्यक्तिगत बेईमानी का एक भी आरोप उस व्यक्ति पे नहीं लगा। मैं उस व्यक्ति के नाते कह रहा हूं जिन लोगों ने सड़क पे खड़े होकर उनकी सरकार का विरोध किया था। उन पर आरोप नहीं लगा, पर उनके सहयोगियों पर जो आरोप लगे और घोटाले हुए, उन पर चुप्पी, वो शायद उनको नुकसान दे गई। उस वक्त तो दिया ही, अब भी वो नुकसान ही माना जाएगा क्या? तो कोई संदेह नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ संदीप भाई कि इन सब चीज़ों में हमें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि इतिहास का मूल्यांकन आज हम बैठ के कर दें। पिछले 10 साल से कम जैसे जैसे साल बीते हैं, तब वैसे वैसे लोगों की स्मृति में, जिन लोगों को इस देश का इतिहास का गुमान है, उनकी स्मृति में मनमोहन सिंह जी का कद हर दिन बड़ा होता गया है। लेकिन मैं कह रहा था, पहला तो ये एक व्यक्तिगत मूल्यांकन है जिसके अंदर वो एक लाल बहादुर शास्त्री जैसे एक व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे इस देश के अंदर, वो उनके देश की छवि रहेगी। दूसरा है उनका जो सार्वजनिक व्यवहार था। व्यक्तिगत गुणों को अब आप छोड़ दीजिए, सार्वजनिक व्यवहार, उसके बारे में भी 2-3 चीज़ हमें नोट करनी चाहिए। पहला ये कि अपने विरोधियों के साथ किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं, और बदला लेने की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। 2 बातें जो उनके बारे में याद बार बार करवाई जाती हैं, जब जेएनयू के विद्यार्थियों ने उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ फैसला किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और ये बात मैं नहीं, उमर खालिद ने लिखी थी। नहीं, वोल्टेयर को उन्होंने मशहूर फिलोसोफर, मैं यहां पर बता दूं दर्शकों को योगेंद्र भाई, मशहूर फिलोसोफर वोल्टेयर को कोट किया। उन्होंने कहा, आई मे डिसएग्री विद व्हाट यू हैव टू से, बट आई shall defend to the death your right to say it। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहां पर कि आप और सिर्फ डायलॉग नहीं दिया उन्होंने, एक्चुअली जी, और एक्चुअली उन्होंने जेएनयू को संदेश भिजवाया पीएमओ ने कि नहीं, इन बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कीजिए, ये विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, इसमें क्या दिक्कत की बात है। मैं कह सकता हूं, मैंने उनका सड़कों पे विरोध किया, उनकी सरकार का सड़कों पे विरोध किया था।
और जाहिर है उनसे तकलीफ तो उन्हें हुई होगी। मैं उन्हें कुछ ही बार मिला ज़िंदगी में, लेकिन प्रधानमंत्री होने से पहले मिला था, प्रधानमंत्री के वक्त मिला था, और प्रधानमंत्री होने के बाद आलोचना और इस सब के बाद भी मिला। लेकिन मैं कह सकता हूं उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। वो पंजाबी लहजे में बात करते और थे, तो वो कोई दुश्मनी रंजिश नहीं पालते थे। एक सेकंड योगेंद्र, दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, मीरा कुमार, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुषमा स्वराज और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच जो शेरो शायरी का द्वंद्व हुआ था वो दिखाया, और तब लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार होती थी, और केंद्रीय मंत्री रहे मनमोहन सिंह कैबिनेट में डॉक्टर शकील अहमद, वो भी जुड़ गए हैं। मीरा कुमार जी, आपके आने से पहले वो मैंने बयान सुनवाए जब आप वहां बैठती थी, और आज की संसद और उस संसद की तुलना क्या अनायास ही जहन में आ जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे इस चर्चा में निमंत्रित किया, और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आपने संसद का जिक्र किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, और संसद में जो उनकी भूमिका थी उसके साथ साथ जीवन में जो उनका व्यवहार था और सोच थी वो बहुत महत्व रखती है। मैं बहुत वर्षों पहले से उनके पड़ोस में रही थी। हमारे घर अगल बगल थे, मैं अक्सर उनके घर में जाती थी, वो हमेशा मेरे यहाँ आते थे, और मैंने उनसे इतना सीखा कि मैं समझती हूँ मैं उस सीख के कारण बहुत समृद्ध हो गई। मैंने उनसे सीखा सबसे बड़ी बात जो मैं हर एक में ढूंढती रहती थी और बहुत कम में पाती थी, वो था कि उनके अंदर भेदभाव की भावना नहीं थी। ही वॉज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस। हम अक्सर देखते हैं, मैं तो देखती हूँ कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी नाम पर छोटे बड़े का भेदभाव किया जाता है। इससे मुक्त नहीं हो पाते, बड़ा कठिन है। मगर मनमोहन सिंह जी के बारे में मैंने देखा कि वो उससे ऊपर उठ गए थे। मेरे मन में उनके लिए, इसके लिए बहुत आदर है, सम्मान है। ऐसे व्यक्ति बिरले मिलते हैं। तो वैसे व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। शिक्षाविद थे, और वो असल देखिए संघर्ष की कहानी, उनसे बड़ी संघर्ष की कहानी मीरा जी किसकी हो सकती है? बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुआ, पार्टीशन का शिकार, बिजली घर में है नहीं, मां का देहांत हो जाता है बचपन में ही, और कभी इस बात का डंका नहीं पीटा। जी हाँ, वही मैं कह रही थी, मैं उसी तरफ आ रही थी बिल्कुल, कि उनकी कमज़ोरी थी। ये सब उनकी कमज़ोरी समझी जाती है। मैं इसको उनकी ताकत समझती हूँ। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लिया। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा और महसूस किया उस समय में, उसको उन्होंने, जब वो इस लायक हुए, इतने सक्षम हुए कि वो वैसे लोगों के लिए कुछ कर सकें, तो वो भूले नहीं थे, उन्होंने किया। जब मैं उनके कैबिनेट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मीरा जी, आपका मंत्रालय और ये सामाजिक न्याय हमारे सरकार के दिल की धड़कन है, यही हमारा मूल मंत्र है। क्योंकि वो गरीबी को समझते थे, देखा भी था, और उसी
लिए उनकी प्राथमिकता भी वहाँ थी, हालांकि बाजारवाद को भी बढ़ावा दिया, ये केसी त्यागी कह रहे हैं। मीरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त आपने निकाला। डॉक्टर शकील अहमद, माफ़ी चाहूँगा आपके पास, थोड़ा आपको मैंने इंतज़ार कराया, पर दरअसल जो मीरा कुमार कह रही थी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊं। बहुत से लोग, और इसमें संजय बारू का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिन्हें अपना मीडिया एडवाइज़र रखा, किताब उन्होंने लिख दी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि ऐसे ही खामखा वो बैठ गए, बन गए, पर उनकी जो राजनीतिक समझ थी, आर्थिक समझ थी, और 2016 में नोटबंदी के बाद जो उन्होंने साफ कहा कि देखिए अभी ताली मत बजाइए, ये 2% विकास दर नीचे गिर जाएगी, तो वो राजनीति भी उन्हें आती थी और अर्थशास्त्र भी आता था। ये एक्सीडेंटल कह देना, रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर कह देना, ये दरअसल सही मायने में विवेचना नहीं हो सकती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। देखिए संदीप जी, जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का था उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपना भी कमेंट आया था कि मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था, और उन्होंने बताया कि कैसे नरसिम्हा राव जी ने उनको फोन किया। हाँ, मैंने ये इसका जिक्र किया आपके आने से पहले। हाँ, उन्होंने चर्चा भी की है। और संजय बारू जी की किताब में ये लिखा हुआ है कि कोई गलत तरीके से नहीं लिखा है। उनके कहने का था कि उन्होंने प्लान नहीं किया था, पहले सोचा नहीं था। और आपको एक बात शेयर करते हुए मेरा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनके अधीन पहले मंत्रिमंडल में भी था, और हमारी जो बहुत सीनियर लीडर मीरा कुमार जी आपसे कह रही थी, वो अक्षरशः तय कर रही थी। वो मंत्री भी थी उनके पहले इसमें, और दूसरे प्रधानमंत्री काल में वो लोकसभा की स्पीकर भी थी। तो बहुत शालीन तरीके से, बहुत सब तरीके से अपनी बात उन्होंने कही। लेकिन संजय बारू जी ने भी किताब में कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी। मनमोहन सिंह जी की जो सबसे बड़ी, जितने बड़े वो अर्थशास्त्री थे, हम आप सब जानते हैं कि 91 के बाद उन्होंने ये किया। कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू जी की जो नीतियां थी उससे वो अलग है, तो अलग थी उनकी नीतियां। लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट होता है देश के लिए। जब वो आवश्यकता था तो पंडित नेहरू जी ने वो किया। और हाँ। जब इकोनॉमी ओपन करने की बात थी, जब अभी तो जरूरत थी, वक्त तो का डॉक्टर तकाजा मनमोहन था, वक्त की मांग के हिसाब से गाड़ी का गियर भी बदलना पड़ता है। और मैं बिल्कुल आखिरी गियर पर जा रहा हूं। डॉक्टर शकील अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमर पटनायक जुड़ गए हैं, और ये नौकरशाह भी रह चुके हैं, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, अर्थशास्त्र के ये छात्र रहे हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े। तो डॉक्टर अमर पटनायक क्या सुनाई दे रहे हैं? योगेंद्र, आप अपना कमेंट पूरा कर लीजिए, बीच में मैंने आपको काट दिया, तो फिर अमर पटनायक जुड़ रहे हैं। बस मिनट भर का टाइम बचा है हमारे पास। शुक्रिया। लगता है इस बार तो मैं बात पूरा कर पाऊंगा, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो उनका एक तो व्यक्तिगत गुण थे, दूसरे उनके सार्वजनिक जीवन के गुण, यानी कि विरोधियों का सम्मान करना, और कोई देखिए नाटक नौटंकी नहीं। ये नहीं कि परिवार वालों से मिलने गए तो 6 कैमरा साथ में लेके गए, अपने बचपन की रुआसी कहानियों को मिर्च मसाला लगा के बनाया, ऐसा कुछ नहीं किया। और जवाबदेही, पत्रकारों का सामना करना, जवाब देना, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हम भूल गए हैं, जो कि सार्वजनिक जीवन के बहुत सुंदर गुण थे, जो वो हमें याद दिलाते हैं। तीसरी स्तर पे बात वो है जो उनकी नीतियों की थी, जिसके बारे में केसी त्यागी जी ने सवाल उठाए। मुझे बेहतर लगता अगर इस शो के अंदर कोई कांग्रेसी होता जो कि उनका जम के जवाब और दे पाता, क्योंकि कई मायनों में मैं केसी जी की आलोचना से सहमत हूँ। लेकिन मैं उसको चाहूँगा कि हम थोड़ा ध्यान से उसके बारे में सोचें। ये बात बिल्कुल सही है कि मनमोहन सिंह जी जिन 2 बड़ी नीतियों के लिए जाने जाते हैं, एक जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की आर्थिक नीतियां थी, जिसके लिए बहुत बड़ा वर्ग उनका बहुत सम्मान करता है, उनको एक क्रांतिकारी मानता है। मुझ जैसे लोग उसके आलोचक रहे हैं। लेकिन हमें आज ये भी देखने की जरूरत है, पहली बात कि उन्होंने इन नीतियों को लागू करते हुए व्यक्तिगत ईमानदारी, किसी कंपनी का फायदा नहीं किया। दूसरा, इन नीतियों को लागू करते हुए गरीब का, मजदूर का, हर चीज का ध्यान रखा। और केसी त्यागी जी चूंकि
किसान की बात कर रहे थे, याद रखिए 72,000 करोड़ का लोन उन्होंने माफ करवाया। नंबर 2, उनकी सरकार के दौरान किसान की एमएसपी जितनी बढ़ी उतनी उससे ना पहले कभी बढ़ी ना उसके बाद में कभी बहुत बढ़ी। बहुत शुक्रिया। और तो किसान- अब क्या, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऊपर स्वर्ग में बैठकर क्या इतिहास को भी कहेंगे, क्योंकि उनकी एक दिल्ली तमन्ना थी कि इतिहास उन्हें बेहतर, उनका आकलन बेहतर करेगा। समकालीन मीडिया और संसद में विपक्षी दल जो उनके बारे में कह रहे थे, तो देखते हैं। अभी तो इतिहास लिखा जाएगा और उसमें कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।